हमने अगर गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? दिस वीडियो इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने पहले कल पढ़ा था सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये उसी के उसमें है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ सप्लाई, उसके बीच का डिफरेंस। साथ में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक्स को देखो तो ये टॉपिक्स आपके लिए न्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी डिमांड में पढ़ा हुआ है। आपने डिमांड में पढ़ा था ना, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, है ना, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये बस वही है, सप्लाई डिमांड कर्व पढ़ा था आपने, तो अभी हम ये सप्लाई कर्व पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड लग जाता है, सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई लग जाता है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब मेरी सप्लाई चेंज होती है, जो चेंज इन सप्लाई कर्व होता है वो दो रीज़न की वजह से होता है, दो चीज़ें होती है। पहला होता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है, मूवमेंट अलोंग का मतलब क्या है कि कर्व एक है उसी में हिल रहा है ना, कर्व एक है उसी में हिल रहा है। अगर तो आपकी सप्लाई में तब चेंज आता है जब प्राइस में चेंज आ रहा हो। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है, इंक्रीज इन प्राइस है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन प्राइस है सप्लाई डिक्रीज हो रही है ना, तो उससे कहते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्या हुआ? इट इज़ अ कर्व दैट शोज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, ओके। अगर मैं, और ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी। अब इसका कर्व कैसे बनता है? जो नॉर्मल हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना रहे हैं ना, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसा होता है? यहाँ पे आपकी होती है प्राइस, यहाँ पे होता है आपका क्वांटिटी सप्लाई, है ना, और सप्लाई कर्व ऐसा सा होता है, स्ट्रेट लाइन, राइट। ठीक है, ऊपर को जाती हुई जो क्या दिखा रहा है, प्राइस कम है सप्लाई कम है, प्राइस ज़्यादा है सप्लाई ज़्यादा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अब देखो प्राइस कम है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है सप्लाई का। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। जब नीचे की तरफ आता है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। मतलब कि अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, वो एक्सटेंशन हुआ। अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, इसे गो थ्रू करो। क्या बोला मैंने, मैं फिर से रिपीट करूँगी। सप्लाई कर्व होता है, ये होता है प्राइस, सॉरी ये होता है प्राइस, ये होता है क्वांटिटी सप्लाइड होता है हमारा, ये कर्व होता है। प्राइस ये है, ये सप्लाई है, ये प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या है, एक्सटेंशन, नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो जब सप्लाई बढ़ रही है तो उसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं, जब सप्लाई कम हो रही है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है, तो कर्व एक ही रहता है, वन कर्व रहता है, उसी कर्व में ऊपर नीचे देखते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करने पे आऊँ कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो ये होता है
ये मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व का पार्ट होता है जो ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में क्या चेंज आएगा। तो जब हम कर्व बनाते हैं हम देखते हैं अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सटेंशन होता है, और सप्लाई इंक्रीज़ क्यों होगा, प्राइस इंक्रीज़ हुआ होगा। और अगर प्राइस सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है तो कंट्रैक्शन होगा, सप्लाई डिक्रीज़ क्यों होगी, मे बी प्राइस कम हुआ होगा। ठीक है, इसका जो सेकंड जो चेंज वाला जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है चेंज वाले का उस अच्छा, इसको हम पता कैसा चेंज कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जो प्राइस की वजह से होती है उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है, अब दूसरा होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, या इसे जो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या इसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, जो दूसरा होता है वो होता है शिफ्ट इन सप्लाई या चेंज इन सप्लाई। इसमें क्वांटिटी वर्ड नहीं होता। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर आपकी सप्लाई में चेंज आ रहा है या सप्लाई जो आपने ग्राफ बनाया है अगर उस ग्राफ में कर्व सप्लाई कर्व में चेंज आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने अदर फैक्टर्स पढ़े थे ना, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, किसी उन फैक्टर में चेंज आया, प्राइस में चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज इन सप्लाई या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, आपकी सप्लाई या सप्लाई कर्व में चेंज आया है, क्यों, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन कोई दूसरा फैक्टर चेंज हो गया किसी और फैक्टर के चेंज की वजह से, उसे हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा क्वांटिटी सप्लाइड होता है, ये मेरा प्राइस होता है, ये मेरा क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अगर प्राइस तो सेम है, प्राइस में तो फ़र्क नहीं है, तो प्राइस तो सेम रहेगा, क्योंकि सप्लाई चेंज हुई है तो सप्लाई तो ऐसे होती रहेगी ना, ये सप्लाई कब तो ऐसे बनता रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे सप्लाई कर्व अलग अलग है, क्यों, क्योंकि सेम प्राइस पे बन रहा है ना, प्राइस तो सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हो सप्लाई कर्व्स चेंज हो रहे हैं, वन कर्व नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे सप्लाई कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, राइट। तो अगर मैं देखूँ अगर कम हो रही है वो अंदर की तरफ जा रही है और बढ़ रही है तो बाहर की तरफ जा रही है, कम हो रही है तो मेरी लेफ़्ट हैंड हुआ, बाहर ये राइट हैंड हुआ, राइट। तो इसमें क्या होता है आपके, क्योंकि प्राइस सेम होता है, प्राइस वाली लाइन कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल आती है। ठीक है, और आपके जो सप्लाई कर्व होते हैं वो चेंज होते हैं, तभी तो शिफ्ट हम शिफ्ट वर्ड यूज़ किया है ना। तो अगर तो आपकी सप्लाई कम होती है वो अंदर की तरफ हो जाता है सप्लाई कर्व, अगर आपकी सप्लाई बढ़ती है वो बाहर की तरफ, अगर अंदर की तरफ आता है मतलब सप्लाई कम हो रही है उसे लेफ्ट हैंड शिफ्ट कहते हैं, अगर बाहर की तरफ जाता है मतलब कि सप्लाई बढ़ रही है उसे राइट हैंड शिफ्ट कहते हैं। ये यहाँ पे भी लिखा है। लेफ्ट हैंड का मतलब डिक्रीज इन सप्लाई, राइट हैंड का मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इसे गो थ्रू करो। जैसे कि यहाँ पे आपका प्राइस वाली लाइन कांस्टेंट रहेगी,
सप्लाई में चेंज आएगा, अंदर की तरफ आया तो डिक्रीज और लेफ्ट हैंड हुआ, बाहर की तरफ गया तो इंक्रीज एंड राइट हैंड हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये अपने में एक इंडिविजुअल टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना हमने ये टर्म्स पढ़ रखी है। कैसे पढ़ रखी है? डिमांड में हमने पढ़ी थी, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी क्या होता है? देखो, अब हमें पता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी, ये तो हमें पता है ना। लेकिन आप कितना बढ़ेगा, कितनी कम होगी, कौन से प्रोडक्ट में बढ़ेगा, किस में कब बढ़, है ना, वो सब डिपेंड करता है। तो उसको तो आपको मेजर करना ही है ना। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज़ की वैल्यू होती है, हर चीज़ क्वांटिटी वाइज होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड हो या लॉ ऑफ सप्लाई हो, क्यों पढ़ा जाता है कि आप सप्लाई बढ़ रही है कम हो रही है, तो हमें पता है कितनी, ये तो नहीं पता। तो कितनी का आंसर फाइंड करना है, तो इलास्टिसिटी पढ़ी जाती है, डिग्री पढ़ी जाती है। कितना डिग्री, कितनी परसेंटेज, 10%, 5%, 6%। ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिफाई करना, ये वो करना कि कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को डिमांड के टाइम पे पढ़ाया था, बताया था, क्या बताया था, जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड का एक आपने पकड़ा हुआ है, दूसरे को आप खींचते हो, तो अब वो डिपेंड करता है ना कितना वो खिंच रहा है। कभी वो बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, कभी वो हल्का सा खिंचता है टूट जाता है, कभी वो खिंचता है और एकदम से बाउंस बैक हो जाता है। ऐसे ही जो मतलब एक एंड जो स्टेबल है ना, वो है सप्लाई, और जो खिंच रहा है वो फैक्टर है। मतलब कि सप्लाई को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फैक्टर, प्राइस हो गया, अदर फैक्टर्स हो गया। हम देखते हैं उसमें चेंज आने की वजह से सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, या इन इलास्टिक है भाई, हो ही नहीं रही, चेंज ही नहीं हो रही, खुल ही नहीं रही, या हुई और एकदम से वापस आ गई, या हुई और टूट गई, वहीं पे शैटर हो गई सप्लाई, राइट। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है ये। तो अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, की बात करूँ, तो इसमें मेजर जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या होता है, अगेन कैलकुलेशन होती है। परसेंटेज मतलब कैलकुलेशन, मतलब कि आप उसे 100 की वैल्यू पे निकाल रहे हो, है ना। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कैसे अलग है, डिमांड में एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है, तो हमेशा आंसर माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। लेकिन सप्लाई में दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब एक प्लस है तो दूसरा प्लस, तो एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस हो रहा है, क्योंकि सेम उसके, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा इसका। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कॉन्सेप्ट है ये डिमांड वाला, क्या कि एक फैक्टर चेंज होने की वजह से सप्लाई में कैसे रिस्पॉन्स करेगी, है ना। कभी तो एकदम बढ़ जाती है, कभी कुछ खास फ़र्क नहीं आता। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से एकदम बढ़ जाती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो मेजरली हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब कि प्राइस एक किसी और उसका चेंज। हम सबसे पहले करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस, मतलब कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, राइट। अगर आपका मॉडल के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड सप्लाई में क्या फ़र्क आता है, कितने लेवल, कितनी परसेंटेज का फ़र्क आता है। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर रेशो, है ना। रेशो किसका, प्राइस का, और सप्लाई का रेशो क्या है, प्राइस में कितना चेंज है और उससे सप्लाई में क्या चेंज आया है। तो इसे हम रेशो के वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। टाइप हो या डिग्री हो,
होते तो ये 5 ही हैं, है ना। और ये एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, पूरे चांसेस। या तो डिमांड का आएगा या सप्लाई का आएगा, क्योंकि इट इज़ रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ मतलब से, देखो इलास्टिक का मतलब बहुत चेंजेस आ सकते हैं, है ना। इनइलास्टिक मतलब चेंजेस नहीं आ सकते, राइट। प्राइस किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। इतना तो समझ में आया, ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ बहुत चेंजेस, अच्छा पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अगर मैं ऐसे बोलूँ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की अगर मैं बात करूँ, परफेक्टली इलास्टिक है मतलब कि क्या, बहुत चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि चेंज लेवल इन्फिनिटली हो सकता है, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है? जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं बहुत इलास्टिक है, बहुत चेंजेस आ सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या हुआ? मतलब चेंजेस आ ही नहीं रहे, चेंज ही नहीं हो रहा, ज़ीरो लेवल का चेंज है। तो इनइलास्टिक मतलब कि हिल ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करूँ, इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? ज़ीरो होगी, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा सप्लाई में, सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं यूनिटरी इलास्टिक की बात करूँ, यूनिट मतलब वन मतलब इक्वल चेंज है। अब रेशो 1:1 क्या है ना, मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज है उतना ही परसेंटेज सप्लाई में चेंज है, ठीक है। तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? 1, ठीक है। अब आता है इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? कि प्राइस में कम चेंज है, सप्लाई में ज़्यादा चेंज है। प्राइस कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा मतलब कि ग्रेटर देन 1 होगी, राइट, ठीक है। और इनइलास्टिक मतलब कि सप्लाई में कुछ चेंज ही नहीं है, बहुत कम चेंज है। अगर बहुत कम चेंज है तो क्या होगा? लेस देन 1 होगी, है ना। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक में। अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक की बात करूं, अगर मैं अपना कर्व देखूं यहाँ पे जो बना हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब सप्लाई बार बार चेंज हो रही है, सप्लाई में बहुत चेंजेस हैं, लेकिन प्राइस में ऐसा कोई चेंज ही नहीं है, राइट। तो इसका जो कर्व होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और क्योंकि बहुत चेंज है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी, है ना, ये इन्फिनाइट हो जाएगी, ओके। जैसे यहाँ पे बना है, इन्फिनाइट है और पैरेलल है, एकदम हॉरिजॉन्टल है। फिर आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ? कि वो चेंज नहीं हो रहा है, उसमें चेंज नहीं है ना। इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ? अगर आप उसको पढ़ो, उसको कर्व में क्या लिखा है? नीचे क्वांटिटी सप्लाइड है, ऊपर प्राइस है, मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो उन्होंने क्या बोला? प्राइस में तो बहुत चेंज आ रहे हैं, कभी प्राइस ये है, कभी प्राइस ये है, कभी प्राइस ये है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है ना। सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो मतलब कि सप्लाई क्या है? वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, एंड इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? 0। देखो इसको पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना। क्यों? ये कह रहे हैं प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना। फिर हम बात करें अगर यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आपके प्राइस और आपके क्वांटिटी सप्लाई में इक्वल चेंज है,
इक्वल परसेंटेज ऑफ चेंज है। अगर 20% प्राइस चेंज हो रहा है तो 20% ही सप्लाई चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 20/20 क्या हो जाएगा 1, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 1। तो इस केस में ये जो सप्लाई कर्व बनता है आपका यूनिटरी इलास्टिक के केस में, वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनता है। 45 डिग्री का एंगल कहते हैं उसे। आप इसमें कंफ्यूज मत होना डिमांड और सप्लाई के एक्सप्लेनेशन में। जो डिमांड होती है ना, उसमें हाइपरबोली 90 डिग्री की बनती है, लेकिन सप्लाई में 45 डिग्री का एंगल बनता है, ये देखो। लेकिन डिमांड यूनिटरी डिमांड क्या होती है, यूनिटरी डिमांड ऐसे होती है। तो यहाँ पे जो हाइपरबोली होती है 90 डिग्री की बनती है हाइपोटेन्यूज टेंजेंट पे, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री। फिर आता है इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई क्या कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। इलास्टिक सप्लाई कहता है कि प्राइस में कम चेंज है, लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज है। मतलब प्राइस में चेंज कम परसेंटेज में है, लेकिन क्वांटिटी बहुत चेंज हो गई। मतलब कि अगर आप देखो क्वांटिटी में ज़्यादा गैप है, प्राइस में कम गैप है ना। तो वो थोड़ा अंदर को कर्व बनता है, ऐसे ऊपर से उठा हुआ, ठीक है। वो ऐसा सा कर्व बनता है, ऐसा सा। मतलब आपके चाहो तो ये इधर कट मार सकते हैं इन फ्यूचर, ऐसा सा कर्व बनता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, ग्रेटर देन 1 होगी। और इन इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक कौन सी सिचुएशन, देखो इलास्टिक की अगर मैं बात करूँ, ये देख रहे हो प्राइस ज़्यादा, सॉरी हाँ ये गलत है, ये ग्राफ गलत है। ये ग्राफ इन इलास्टिक का है आपका, ये वाला ग्राफ इन इलास्टिक का है। ये है सब उसका इलास्टिक का सर्कव, ये है। कुछ पीपीटी में थोड़ा सा वो है, इशू है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में फ़र्क है। और अगर मैं इन इलास्टिक की बात करूँ, अब इन इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस ज़्यादा चेंज होता है, और सप्लाई का, तो ये और अंदर को बनता है, ठीक है। और इसमें इलास्टिसिटी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। समझे, ठीक है। ये और अंदर को बनता है। अब आप इसे मेजर कैसे करते हो, इसका मेजर करने का तरीका होता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज ठीक है, परसेंटेज मेथड। व्हाट इज़ परसेंटेज मेथड, हमने जो पढ़े, हमने परसेंटेज मेथड के ही तो पढ़े, है ना। हमें परसेंटेज मेथड से ही तो निकाली इलास्टिसिटी, जो भी मैंने आपको ये 5 डिग्री बताई, तभी तो मैंने कहा ग्रेटर देन 1 हो। अब ये परसेंटेज मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड क्या कहता है, परसेंटेज मेथड क्या कहता है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन सप्लाई अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज ऐसी निकलती है ओरिजिनल सप्लाई। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला निकालूं तो चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, ठीक है। अगर मैं इसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले में रखूं तो दिस अपॉन दिस, मतलब कि सप्लाई चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई को डेल्टा एस ले लूँ
और ओरिजिनल सप्लाई को एस ले लूँ, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को पी ले लूँ, ओरिजिनल को पी ले लूँ, तो ऐसे हम ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन डेल्टा बी। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज मेथड। समझ में आया? ज्योमेट्रिक मेथड भी होता है जो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप इसे रीड कर लो, इसे रिक्वायर्ड नहीं होता वैसे। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं। नेचर ऑफ इनपुट यूज, ऑब्वियसली बात है ना, आपके रॉ मटेरियल कौन से नेचर के क्या है ना। अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, तो सप्लाई इलास्टिक होगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता तो सप्लाई कहाँ से होगी? नहीं होगी ना, इन इलास्टिक होगी। नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, अगर आपके क्या कहते हैं कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में रोक टोक नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, परमिशन नहीं है, तो इलास्टिक होगी। लेकिन अगर रोक टोक है, कंडीशंस है ना, परमिशन लेनी है, तो इन इलास्टिक होगी। अगर बहुत रिस्क है तो इन इलास्टिक होगी। लेकिन अगर रिस्क कम है तो इलास्टिक होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिस्क लेने में हर कोई हिचकिचाएगा। अगर पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल गुड की हमेशा डिमांड और सप्लाई इन इलास्टिक होती है, क्यों? ख़राब होने के चांसेस ना। लेकिन ड्यूरेबल की हमेशा क्या होती है? इलास्टिक होती है, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट लग रहा है, अगर बहुत कॉस्ट लगती है, उसको बनाने में ही बहुत पैसा लगता है, तो इन इलास्टिक होगी, वरना इलास्टिक होगी। लॉन्गर पीरियड में हमेशा इलास्टिक होती है, लॉन्ग टर्म में हमेशा इलास्टिक होती है। जितना समय का आपका सप्लाई साइकिल होगा, अगर वो बहुत बड़ा होगा तो हमेशा इलास्टिक होगी, ठीक है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ईजी है, ईजिली अवेलेबल है, तो इलास्टिक होगी। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ईजी नहीं है, ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो इन इलास्टिक होगी, ठीक है। अब हमें चाहिए क्यों ये? वाई, इम्पॉर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी की? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये देखा जाता है कि मार्केट में आप क्या प्राइस रखोगे। अब ये देखा जाता है कि कौन सी उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे प्राइस एकदम अफेक्ट हो जाता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को एकदम अफेक्ट करते हैं। आप ये देखते हो कि टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, टैक्स कैसे लगाना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जीएसटी लगाया है ना, तभी तो लगाया है। ये सब देखते हैं क्यों प्राइस वगैरह देख के तो लगाया, अपने आप से तो नहीं लगाया, राइट, ठीक है। तो ये प्लीज़ इन सबको गो थ्रू कर लो, ये वाला गो थ्रू कर लो, ज्योमेट्रिक वाला।
तो बस आज हम इतना ही करेंगे।